नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही YouTube चैनल स्टडी डिलाइट पर। आज के इस वीडियो में हम इतिहास विषय को पढ़ेंगे और इतिहास का यह पहला वीडियो है जिसके अंतर्गत आज हम जानेंगे कि इतिहास कहते किसे हैं, इतिहास के जनक कौन है और इतिहास को कितने भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। इसके साथ ही साथ साथियों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इतिहास कहते किसे हैं। तो अतीत की महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन ही इतिहास है। तो साथियों, इतिहास क्या है? तो अतीत की महत्वपूर्ण घटनाएं, अतीत यानी क्या? जो बीता हुआ कल है, तो बीते हुए कल में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं, इनका अध्ययन ही क्या है? इतिहास है। अब हम बात करेंगे जनक के बारे में। तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहते हैं। तो साथियों, बताइए कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को ही इतिहास का जनक कहते हैं। यहाँ से प्रश्न परीक्षा में बनता है और पूछा भी गया है कि इतिहास के जनक कौन है, तो आप क्या बताएंगे? हेरोडोटस। अब हम बात करेंगे कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो साथियों, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा कौन सा है? ऐतिहासिक काल। तो साथियों, प्रागैतिहासिक काल यह कौन सा काल है? तो यह इतिहास का सबसे पुराना काल है और इसके बारे में कोई भी लिखित जानकारी हमें नहीं मिलती है। और दूसरा जो काल है वो कौन सा है? आद्य ऐतिहासिक काल, और इसके बारे में लिखित जानकारी तो मिलती है लेकिन इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और तीसरे नंबर पर कौन सा है? ऐतिहासिक काल। तो साथियों, इसके बारे में लिखित जानकारी भी मिली है और पढ़ा भी गया है। तो प्रागैतिहासिक काल जो है, इसके बारे में लिखित जानकारी नहीं मिलती है, तो हमें पता कैसे चलता है इसके बारे में? तो पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है। तो साथियों, जो प्रागैतिहासिक काल है वो इतिहास का वह कालखंड है जो कि सबसे पुराना है और इसमें जो है आदिमानव का जो काल है वो इसके अंतर्गत आता है। और आदिमानव यानी कि जो प्रारंभिक मानव था वो पाषाण का प्रयोग करता था, यानी कि पत्थर का ज्यादातर प्रयोग करता था, तो इसीलिए इसे पाषाण युग कहते हैं। इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पाषाण युग का जो अध्ययन है वो प्रागैतिहासिक काल के ही अंतर्गत किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो साथियों, 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल। तो याद रखिएगा, जो प्रागैतिहासिक काल है इसके अंतर्गत पाषाण काल का अध्ययन करते हैं और पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। इसके साथ ही साथ ताम्र पाषाण काल का भी अध्ययन हम प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत करते हैं। अब हम आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल की तरफ। और साथियों, इसके अंतर्गत सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पढ़ा जाता है। तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत किसे रखा गया है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता को। और क्यों रखा गया है? क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि हमें मिली है, मतलब लिखित जानकारी तो मिलती है लेकिन इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है साथियों, वो भाव चित्रात्मक लिपि है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और ऐतिहासिक काल में लिखित जानकारी मिलती है और इसे पढ़ा भी गया है। तो इसके अंतर्गत हम वैदिक युग से जो इतिहास है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला है प्रागैतिहासिक, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक और तीसरा है ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक क्या है साथियों? इसके बारे में लिखित जानकारी नहीं मिलती है। और आद्य ऐतिहासिक के बारे में लिखित जानकारी मिलती है किंतु उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और ऐतिहासिक की बात करें तो लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है। तो अब हम जिस सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। साथियों, हम इतिहास के उन महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे जहां से परीक्षा में ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जिस सभ्यता से प्रश्न पूछा जाता है वो है भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता।
तो सिंधु घाटी की सभ्यता, इसका जो समय है वो 2350 ईसा पूर्व से 17 से 50 ईसा पूर्व माना जाता है। साथियों, जो सिंधु घाटी सभ्यता का समय है तो इसे लेकर अलग अलग विद्वान अलग अलग टाइम मानते हैं। कहीं कहीं आपको 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व मिलेगा, लेकिन जो सर्वमान्य तिथि है वो है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो आप इसे याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है इसका नाम सिंधु घाटी ही क्यों पड़ा। तो इसीलिए पड़ा कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसका जो विकास हुआ है वो ज्यादातर सिंधु नदी के तट पर। कौन सी नदी है साथियों? सिंधु एक नदी है, तो इसी सिंधु नदी के तट पर ही या सिंधु नदी की सहायक नदियों के किनारे ही इस सभ्यता का विकास हुआ। तो इसीलिए जो है इसे क्या कहते हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता। और आप लोग जानते होंगे कि जब मानव जो है प्रारंभिक काल में शुरू में सभ्यता का विकास किया था तो किसी न किसी नदी के किनारे ही मानव बसा था, वहीं पर सभ्यता का विकास हुआ था। तो ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता है इसका विकास कहाँ हुआ था? तो सिंधु नदी के किनारे होने के कारण या सिंधु नदी की सहायक नदियों के किनारे होने के कारण इसका नाम क्या पड़ता है? सिंधु घाटी की सभ्यता। अब हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है इसके बारे में देखेंगे। तो साथियों, पहला पॉइंट है कि सिंधु सभ्यता की जानकारी किसने दिया? तो चार्ल्स मैसन ने। याद रखिएगा, यहां से प्रश्न बनता है सिंधु सभ्यता के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है या जानकारी सबसे पहले जिसने दिया तो वो कौन था? तो चार्ल्स मैसन। तो मैसेज से इसको आप याद रख सकते हैं, जानकारी यानी मैसेज। तो मैसेज कौन देता है? तो मैसन के द्वारा दिया जाता है। इसके बाद सर्वेक्षण के बारे में पूछा जाता है। जब जानकारी मिल गई तो सर्वेक्षण कौन करता है? तो जो सर्वेक्षण करने का काम है वो कनिंघम के द्वारा किया जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहली बार इन्होंने सर्वेक्षण किया। अब सर्वेक्षण के बाद तो ये भी ज्यादा कुछ जानकारी प्राप्त नहीं कर सके, थोड़ा बहुत इन्होंने सर्वेक्षण का कार्य किया। इसके बाद आते हैं सर जॉन मार्शल। तो साथियों, सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता का और व्यापक पैमाने पर सर्वेक्षण के साथ साथ इन्होंने जो है इसके बारे में जानकारी इकट्ठा की और नामकरण जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो नामकरण है वो इन्होंने ही इसका नाम दिया था। यहां से भी प्रश्न बनता है कि सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया था? तो सर जॉन मार्शल ने। और इन्हीं की अध्यक्षता में पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई होती है। और खुदाई कौन करता है साथियों? तो दयाराम साहनी। इन्हीं की अध्यक्षता में जो पहली खुदाई है वो दयाराम साहनी ने किया था। और इसके बाद राखलदास बनर्जी भी करते हैं, हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो साथियों, पहली खुदाई किसने किया? तो दयाराम साहनी ने पहली खुदाई किया। और किसके देखरेख में या किसकी अध्यक्षता में? तो सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में इन्होंने खुदाई किया। कब किया था? 1921 में। तो डेट याद रखिएगा, आगे हम विस्तार से आपको बताएंगे। तो 1921 ईस्वी में ही दयाराम साहनी ने पहली खुदाई की हड़प्पा में। कहाँ पे खुदाई किया? तो पहली खुदाई हड़प्पा स्थल की करते हैं, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह भी प्रश्न परीक्षा में बनता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जानते हैं? तो आप क्या बताएंगे? हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। और क्यों हड़प्पा सभ्यता कहा गया? क्योंकि पहली जो खुदाई है वो हड़प्पा की गई थी। अब साथियों, ये जो सभी लोग संबंधित है ये सभी एक विभाग से संबंधित है। और वो विभाग कौन सा है? तो वो है पुरातत्व विभाग। तो कौन सा विभाग है साथियों? पुरातत्व विभाग है। तो इसी विभाग के द्वारा किसी भी पुरा स्थल की खुदाई की जाती है, सर्वेक्षण किया जाता है, सब कुछ जो है इसी विभाग के तहत करते हैं। अब एक प्रश्न बनता है कि पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के बारे में विस्तार से हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। इसी के समय इसी ने बंगाल विभाजन भी किया था। तो आप अभी बस इतना याद रखिए कि पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके समय में हुई थी? तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। तो साथियों, 3-4 पॉइंट है, आप 2-3 बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। तो सिंधु सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने दिया? चार्ल्स मैसन ने दिया। और सर्वेक्षण का कार्य किसने किया? कनिंघम ने किया था। नामकरण सर जॉन मार्शल। और पहली बार खुदाई दयाराम साहनी ने सर जॉन मार्शल के ही
नेतृत्व में किया था। और पुरातत्व विभाग की स्थापना तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। तो साथियों, जो सिंधु घाटी सभ्यता है यह नगरीय सभ्यता थी। यहां से सीधे सीधे प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। और कैसे पूछा जाता है, तो पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता थी, ऑप्शन में देगा ग्रामीण सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। तो साथियों, आप लोग बताएंगे कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। नगरी यानी कि एक शहरी सभ्यता थी। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता जो कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी, वो उस समय ग्रामीण न होकर एक नगरीय सभ्यता थी। ये विशेष बात है। और नगरीय सभ्यता थी, एक वेल डेवलप्ड सिटी इसको कह सकते हैं। साथियों, यहाँ पर जो खुदाई में सड़कें मिली है वे चौड़ी सड़कें मिली है, एक दूसरे को समकोण पर काटती है। इसके साथ ही साथ पक्की नालियां मिली है और ढकी हुई नालियां हैं, और पक्की ईंटों के घर भी मिले हैं। तो कैसी सभ्यता है, तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो कैसी सभ्यता है, तो नगरी यानी कि एक शहरी सभ्यता है। वहीं अगर आकार की बात करें तो साथियों त्रिभुजाकार है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पुरास्थल मिला है तो वे सभी पुरास्थल को मिलाकर जो आकार बनता है वो त्रिभुजाकार की तरह है। तो हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार है। अब हम बात करेंगे क्षेत्रफल के बारे में। तो साथियों, अब तक जितने भी पुरास्थल सिंधु घाटी सभ्यता के मिले हैं तो सब लेकर जो क्षेत्रफल है वो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा, लगभग में जो क्षेत्रफल है सिंधु घाटी सभ्यता का वो कितना है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। अब हम इसके विस्तार के बारे में बात करेंगे। कोई भी सभ्यता है जब हम पढ़ते हैं तो उसके विस्तार के बारे में प्रश्न जरूर बनता है कि उसका विस्तार उत्तर दिशा में कहां तक था, दक्षिण में कहां तक था, पूर्व में कहां तक था और पश्चिम में कहां तक था। तो साथियों, सबसे पहले दिशा के बारे में जानते रहिए। तो मैप में जब भी हम पढ़ते हैं तो ऊपर हमेशा उत्तर दिशा होता है, नीचे दक्षिण दिशा है और दाहिने साइड है पूर्व दिशा, इधर होता है पश्चिम दिशा। तो अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में बात करेंगे। तो सबसे उत्तर में कौन सा स्थल पाया गया है, तो मांडा है। याद रखिएगा साथियों, सबसे उत्तरी है मांडा, जो कि वर्तमान में कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर यानी कश्मीर में स्थित है। वहीं अगर सबसे दक्षिणी स्थल की बात की जाए तो सबसे दक्षिणी है दैमाबाद। ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र। इसको आप याद रख सकते हैं, द से दक्षिण, द से दैमाबाद। तो सबसे दक्षिणी कौन सा स्थल है, दैमाबाद है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अब सबसे पूर्वी कौन सा है साथियों, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित है। एक जगह है, जगह का नाम है आलमगीरपुर। तो साथियों याद रखिएगा, आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। और आलमगीरपुर यह कहाँ है, तो मेरठ जिला में। जिले का नाम भी जानते रहिए। तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है मेरठ, तो मेरठ जिले में है आलमगीरपुर। वहीं अगर पश्चिम की बात की जाए, सबसे पश्चिमी जो विस्तार है वो कहाँ है, तो सूतकांगेडोर। नाम याद रखिएगा, सूतकांगेडोर यह सबसे पश्चिमी विस्तार है जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। तो बताइए साथियों, सबसे उत्तरी कौन सा स्थल है, तो मांडा है जो कि कश्मीर में है। सबसे दक्षिणी दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। सबसे पूर्वी उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में है जो कि मेरठ जिले में स्थित है। और सबसे पश्चिमी पाकिस्तान में वर्तमान समय में एक प्लेस है, उसका नाम है सूतकांगेडोर। यह सबसे पश्चिमी पुरा स्थल है। तो इन पुरा स्थलों से एक प्रश्न यह भी बनता है कि ये पुरा जो स्थल है ये किन नदियों के किनारे बसे थे। तो आइए एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले है मांडा। साथियों, जो मांडा पुरा स्थल है यह चिनाब नदी के किनारे स्थित है। मांडा किस नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे। दैमाबाद की बात की जाए तो दैमाबाद है प्रवरा नदी के तट पर। किस नदी के तट पर, प्रवरा नदी के तट पर। और सूतकांगेडोर, तो ये साथियों दास्क एक नदी है। कौन सी नदी है, दास्क नदी है, जिसके तट पर है सूतकांगेडोर। वहीं आलमगीरपुर की बात की जाए तो हिंडन नदी है। कौन सी नदी है, हिंडन नदी है, जिसके किनारे है आलमगीरपुर बसा हुआ है। तो साथियों एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। तो बताइए कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में। एक प्रागैतिहासिक काल है, एक आद्य ऐतिहासिक काल है, एक है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल सबसे पुराना कालखंड है जिसके बारे में कोई लिखित जानकारी नहीं मिलती है। और आद्य ऐतिहासिक काल लिखित तो है
मतलब लिखा हुआ जानकारी मिलता है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। और ऐतिहासिक काल क्या है, तो इसके बारे में लिखित भी है और पढ़ा भी गया है। और साथियों, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत तो क्या क्या आता है, तो पाषाण काल है जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल को पढ़ते हैं। इसके साथ ही साथ ताम्र पाषाण काल को भी इसी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। वहीं आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं और ऐतिहासिक युग में वैदिक काल से शुरुआत करते हैं। अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में। तो समय क्या है, जो सर्वमान्य तिथि है वो है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। साथियों, जानकारी किसने दिया, चार्ल्स मैसन ने दिया था। और सर्वेक्षण किसने किया, तो कनिंघम ने किया है। नामकरण सर जॉन मार्शल, नामकरण किसने किया, सर जॉन मार्शल। पहली खुदाई दयाराम साहनी, याद रखिएगा, पहली खुदाई दयाराम साहनी ने मार्शल के ही नेतृत्व में किया। और पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके समय में हुआ, तो लॉर्ड कर्जन के। अब बताइए कि सिंधु घाट की सभ्यता नगरी थी कि ग्रामीण थी, तो नगरी सभ्यता थी, यानी कि शहरी सभ्यता थी। आकार कैसा था, तो त्रिभुजाकार था। क्षेत्रफल कितना है, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर के लगभग क्षेत्रफल है। सबसे उत्तरी जो है स्थल कौन सा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का वो है मांडा। और कहाँ पे है, तो कश्मीर में स्थित है। सबसे दक्षिणी, तो 10 है दक्षिण, 10 है दैमाबाद। कहाँ पे है साथियों, तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। सबसे पूर्वी अगर स्थल की बात की जाए तो वो है आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। जिला कौन सा है, तो वो है मेरठ जिला। अब सबसे जो पश्चिमी स्थल है वो है सूतकांगेडोर, जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। जो चारों दिशाओं के पूरा स्थल है, इन्हें आप याद कर लीजिएगा। अब मांडा किस नदी के किनारे है, चिनाब नदी। दैमाबाद प्रवरा, सूतकांगेडोर दास्क होगा, आलमगीरपुर हिंडन है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगले क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता के पुरा स्थलों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण पुरा स्थल है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम जिस पुरा स्थल के बारे में पढ़ेंगे वो है हड़प्पा पुरा स्थल, जिसकी खुदाई किसने किया साथियों, तो दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हड़प्पा पुरा स्थल के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ और भी महत्वपूर्ण पुरा स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।